नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक बहुत विशेष मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और ये मुद्दा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर। समाजवादी पार्टी के एक लीडर ने बड़े गंभीर प्रश्न उठाए हैं और इतने गंभीर प्रश्न की इनके जवाब मुझे लगता है कि श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने दिए हैं, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन की अभी भी ज़रूरत है क्योंकि हमले तो होने ही हैं। कारण क्या है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इतना बड़ा काम कर दिया है और इतना ख्याति प्राप्त हो गई है और भगवान का मंदिर देश में बने, ऐसा 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की इच्छा पूर्ति हो रही है और 3300 करोड़ रुपए से ऊपर का धन इकट्ठा हो चुका है। हिंदू समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रिक्शे वाले ने और जो सबसे निकृष्ट सबसे गरीब व्यक्ति हो सकता है उसने भी भगवान का मंदिर बनाने की इच्छा ठानी और इसलिए इतने 11 करोड़ लोगों ने, आप सोच सकते हैं कि देश में 11 करोड़ लोगों ने, जबकि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वहाँ तक पहुँचा नहीं, हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि उसकी अपनी जो अपनी परिधि है उस परिधि के अनुरूप ही पहुँचा जब इतना बड़ा कार्य हो रहा हो। और समाजवादी पार्टी, आप समझ सकते हैं कि समाजवादी कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिसमें मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब राम भक्त ये चाहते थे कि वहाँ मंदिर बने और बाबरी ढांचा खड़ा हुआ था और वहाँ कार्य सेवा कर रहे थे, तो कार्य सेवा के दौरान मुलायम सिंह ने खुली गोलियां चलवाई हों। हजारों राम भक्तों की मिट्टी, हजारों राम भक्तों का खून जो जिस पार्टी की सरकार रहते हुए सरयू में बहा हो, ऐसा कहते हैं उस समय के लोग कि सरयू लाल हो गई थी और देश इतना गमगीन था, इतना परेशान था, इतना मतलब सोच नहीं सकता था कि मुलायम सिंह ऐसा करवा सकते हैं। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने किया। आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन सरकार गोली चलवाएगी राम भक्तों पर और गोली खुली चलवाएगी, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाएगी और राम भक्तों की हत्याएं करवाएगी। ये कभी स्वप्न में भी भारत में नहीं सोचा जा सकता जिस पार्टी ने ऐसा किया हो, मुलायम सिंह और उनके वंशजों ने ऐसा किया हो। उस पार्टी के एक, हालांकि वो पार्टी के जो आज के नेता हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो खुला कह सकते। क्यों? क्योंकि सब अगर वो खुद कहते तो सबसे पहले लोग प्रश्न ये करते कि तुम्हारे पिता ने कितनी गोलियां चलवाई थी। अगर मैं मान कर चलता हूं कोई घोटाला हुआ है, मैं मान कर चलता हूं, हालांकि हुआ नहीं, मैं उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा, लेकिन मान कर चलता हूं अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या वो गड़बड़ी इतनी भयंकर थी कि हजारों लोगों की हत्या से ऊपर है? जिस पार्टी ने, जिसके मुखिया ने हजारों लोगों की हत्या की और आप उस पार्टी में बने हुए हैं मिस्टर पांडे, आपने जो प्रश्न किए हैं, तो फिर आप उसका समर्थन करते हैं, हत्याओं की समर्थन करते हैं। इसलिए आपके द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बनाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना स्वाभाविक है। आपने वो प्रश्न किए, आपका अधिकार है, लेकिन आप किस दृष्टि से प्रश्न कर रहे थे ये सवाल है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि सूप तो सूप, छलनी भी बोलती है। सूप तो सूप समझते हैं ना, सूप तो सूप, छलनी जिसमें 1000 छेद होते हैं। आम आदमी पार्टी जिन्होंने दिल्ली के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो कर सकते थे वो किया हो, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर शाहीन बाग जैसी घटनाएं करवाई हों, आम आदमी पार्टी के लीडर्स जिन्होंने हिंदुओं की, अंकुर शर्मा जैसे हिंदुओं की हत्याएं की हों, बॉम्ब चलवाए हों, वो भी प्रश्न कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, हालांकि जब आम आदमी पार्टी ने बोला और ये बोल रहे थे तो दिग्विजय सिंह का बोलना भी स्वाभाविक था क्योंकि वो तो बिना
आग के भी घी डाल सकते हैं, घी से आग लगा सकते हैं। इसलिए उनका बोलना भी जायज़ बनता है, क्योंकि स्वभावता ऐसे। और अभी बहुत सारे राम विरोधी लोग बोलेंगे, करेंगे नहीं। ये कहते हैं कि लाखों लाख हिंदुओं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने ये मंदिर बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से संग्रह करवाया और मंदिर देखना चाहते हैं, लेकिन वो आपके फॉलोवर नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के फॉलोवर नहीं है, वो कांग्रेस के फॉलोवर नहीं है। इसलिए आप उनके बिहाफ पर बोलेंगे, ये भी थोड़ा तुक नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी के लोग उनके बिहाफ पर बोलेंगे, ये भी तुक नहीं बनता। फिर भी क्लैरिफिकेशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न खड़े किए हैं तो उनके जवाब आने चाहिए। अब उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो प्रश्न उठे और उनके लीगली सॉल्यूशन क्या है, उनके लीगल जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न ये उठा कि एक डील, एक लैंड जिसकी डील 2 करोड़ रुपए की 2011 में हुई थी, वो एक डीलर एग्रीमेंट था या एग्रीमेंट था। डीलर एग्रीमेंट जो 2011 में हुआ था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण 2019 में हुआ और 2019 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। 2011 में जिस समय ये लैंड डील हुई थी, उस समय ना ही जजमेंट आया था और ना ही तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना था और ना ही ऐसा अयोध्या का भव्य निर्माण होगा ऐसी हिंदू समाज ने कल्पना भी की थी, या किसी ने भी कल्पना की थी। क्योंकि मुलायम सिंह की अखिलेश यादव की सरकार 2012 के बाद आ गई और अखिलेश यादव के समय पर राम मंदिर बनेगा भी ऐसा दूर दूर तक विचार नहीं था। 2011 में जिस समय लैंड डील हुई उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और जो भगवा आतंकवाद को बता रही थी और राम का अस्तित्व नहीं है ऐसा वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा रही थी। इसलिए उनकी सरकारों के समय, जिस समय 2011 का ये एग्रीमेंट हुआ होगा, 2011 में इस लैंड की वैल्यू कौड़ियों में रही होगी। लेकिन 2009 के बाद अचानक अयोध्या की लैंड, सारी लैंड, अयोध्या नहीं, केवल अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, फैज़ाबाद में रेट बढ़ा। फैज़ाबाद में पूरे ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, फैज़ाबाद ज़िला नहीं है, अयोध्या ज़िला, उसमें फैज़ाबाद जो एक उसका हेडक्वार्टर होता था उसका रेट बढ़ा और बगल में गोंडा में भी रेट एकदम आसमान छुए। तो 2021 में जब डील हो रही है तो आप सोच सकते हैं 2019 के बाद वो ज़मीन जो वहाँ कभी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की हुआ करती थी, वो बाद में 50-50 लाख रुपए की बिकी। खैर, हम उसकी भी चर्चा ना करें। 2 करोड़ रुपए की 2011 में कोई डील होती है। अब आप सोच सकते हैं कि 2011 में कोई ज़मीन की डील हुई हो और आज उसकी कीमतें क्या हों। इन्फ्लेशन रेट आप जोड़ेंगे कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, किस रेट से सोने का रेट बढ़ा और कैसे हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी छोड़ दीजिए। सवाल ये पैदा हुआ कि वो 10 मिनट पहले तक उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी और 10 मिनट बाद उसकी 18.5 करोड़ कैसे हो गई। 10 मिनट पहले तक 2 करोड़ इसलिए थी क्योंकि बिल्डर एग्रीमेंट, क्योंकि जो सेल एग्रीमेंट 2011 का था उसमें 2 करोड़ रुपए कीमत लिखी हुई थी। देने वाले ने, कुसुम पाठक की बात करते हैं, उसने जब लैंड ट्रांसफ़र की तो ट्रांसफ़र करते समय उसने आज के जो प्राइस चल रहे हैं उस प्राइस से भी सस्ते में, लेकिन इन कंपैरिजन 2011 तो महंगा ही है। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि वैसे कैलकुलेट करिए, वैसे ही है जैसे रफेल खरीदा जा रहा था। कांग्रेस रफेल की बात कर रही थी हवा में, और रफेल खरीदा जब मोदी सरकार ने तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो 500 करोड़ का खरीदा था, आपने ये इसका रेट 2000 करोड़ कैसे कर दिया। बाद में उनकी हवा निकल गई सारी। बिल्कुल ये भी वैसे ही है कि 10 मिनट पहले तक उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए कहाँ 2011 में लिखी गई थी। अब सवाल आता है कि इनको जब लैंड ट्रांसफ़र की जाएगी या राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जब उसको प्रॉपर्टी को लेगा तो फिर पहले का जो सेल एग्रीमेंट है वो कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए जो संजय सिंह ने कहा कि देखिए इसमें लिखा है कि ये जो लैंड है जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा है, इस लैंड में लिखा है कि ये सभी करों से मुक्त है, किसी प्रकार का इस पे, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सभी में इस्तेमाल होती है। और उसमें जब पहले की डील 10 मिनट पहले कैंसिल कर दी गई थी तो अब उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो फ्री हो चुकी। अगर वो पहले की डील उसमें शामिल रहती, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस सेल में होता जिनके साथ पहले परचेजर थे, तो फिर उनका नाम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। तो कहते कि ये लैंड, इसकी डील इनके साथ हो गई है, जिनकी सहमति ली गई है और इनकी सहमति से इनको पक्ष
पार्टी बनाते हुए इस लैंड को हम इनको देते हैं। चूंकि वो पहले का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट उन्होंने अपना आपस में कुछ ले देकर डिसमिस किया होगा, आपस में ले देकर 2 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट या तो वो इंप्लीमेंट किया जाए 2 करोड़ रुपए में, या फिर वो एग्रीमेंट डिसमिस किया जाए तो जो परचेजर पहला परचेजर होगा उसको अच्छी खासी रकम ली होगी दोनों ने, कुसुम पाठक और जो मिस्टर अंसारी की बात कर रहे हैं। और अब फ्रेश भूमि है, फ्रेश भूमि का फ्रेश एग्रीमेंट होगा और फ्रेश एग्रीमेंट पार्टी से बात होगी, पार्टी जो रेट में बेचना चाहती है वो उसमें बेचेगी। पैसा आरटीजीएस से ट्रांसफर हुआ इसलिए करप्शन के कोई मैटर नहीं बनता कि पैसा कहाँ गया, चूंकि कैश में ट्रांसफर होता तो बात होती, इसलिए करप्शन के चार्ज, करप्शन इसमें संभावनाएं कम है। दूसरा यह है कि रजिस्ट्रार के यहाँ उसकी रजिस्ट्री होती, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो लैंड का रहता है उसके सामने सेल परचेज का जो एग्रीमेंट हुआ है या जो डील हुई है वो ले जाई जाती है, पैसे का हवाला दिया जाता है कि पैसा ट्रांसफर हो गया, फिर रजिस्ट्रार दोनों पार्टियों से सेपरेटली खास तौर से सेलर से पूछता है कि आपको पूरा पैसा मिल गया है, आपका कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, आपकी कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। वो एक गस्टेड ऑफिसर होता है, गस्टेड ऑफिसर उनसे बात करता है। उसके अलावा फिर जो सेलर है, जो परचेजर है, परचेजर से बात करता है और सेलर से ये कन्फर्म करता है कि इसमें जो 18.5 करोड़ रुपए लिखा गया है ये पैसा तुमको मिल गया है या नहीं मिला है। जब पार्टी कहती है कि हमको पैसा मिल गया तो रजिस्ट्रार एक गजेटेड ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंटेशन होता है और वो इस बात से सेटिस्फाई होता है कि डील बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं है, तब वो उसको रजिस्टर करता है 2 गवाहों के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 गवाह कौन है, एक तो ट्रस्ट, 2 पार्टियां हैं, एक सेलर एक परचेजर, तो एक पार्टी की तरफ से ट्रस्ट अपना एक गवाह देगा और एक पार्टी की तरफ से जो सेलर है वो गवाह देगा, कुसुम पाठक। तो कुसुम पाठक की तरफ से जो गवाही देने आए वो वहां के मेयर आए। मेयर हो सकता है, मैं प्रधानमंत्री भी हो सकता हूं, लेकिन मैं इंडिविजुअल व्यक्ति भी हूं, मैं प्रॉपर्टी में किसी की भी गवाही दे सकता हूं। तो वो बीइंग ए मेयर उन्होंने गवाही दी, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल काम है। बीइंग ए पर्सन कोई अपनी गवाही दे सकता है, भाई मैं मेयर हूँ या मैं सांसद हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री होने के नाते मैं वॉशरूम में जाऊँगा तो वॉशरूम में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से करूँगा या अपने हिसाब से करूँगा। मैं अपनी पूजा पाठ करूँगा तो वह मैं अपने हिसाब से करूँगा या मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से करूँगा, मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइफ भी है। तो जब मेयर ने सिग्नेचर किया कुसुम पाठक की तरफ से, ये और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि डील फेयर है। मेयर का सिग्नेचर इसलिए और करवाया गया होगा क्योंकि कल को मेयर की तरफ से या कोई ऐसा व्यक्ति जो वरिष्ठ वहाँ का बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो वो प्रश्न ना खड़े कर सके, और प्रश्न खड़े अगर करे तो मेयर का सिग्नेचर है एक ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति होता है, एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है। दूसरा गवाह तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से होगा, जो कोई अनिल कुमार करके, अनिल जी करके हैं, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अपना गवाह लेगा। तो 2 गवाह दोनों तरफ से होते हैं, एक एक गवाह दोनों तरफ से होता है, और दूसरा, और दोनों गवाह एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो जाते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। और दूसरा जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने पैसा दिया और सिग्नेचर हुए तो रजिस्ट्रार के सामने हुए। एक प्रश्न और एक बात और है कि ये कोई भी डील कोर्ट में, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर हो या फिर कोई इस तरह की बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो बड़े प्रभाव की होती हैं, तो सब रजिस्ट्रार बाध्य नहीं है कि वो उस डील को, उस पेपर को वहीं पर एक्सेप्ट करे जहां रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति ये आग्रह करता है कि साहब हमारे घर से इसकी डील कर ली जाए और पर्याप्त कारण मिलते हैं रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को कहता है कि इनके घर से डील कर ली जाए। उस बात का सब रजिस्ट्रार जो यहाँ से वहाँ जाएगा गवर्नमेंट ड्यूटी का, उसका पेमेंट का प्रावधान होता है। हर स्टेट के स्टेट रूल्स, रजिस्ट्रेशन के स्टेट रूल्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प रूल्स बनाए हुए हैं, तो हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं। वो कभी कभी स्टेट एक्ट बनाकर करता है और कभी केंद्र के एक्ट में रूल्स बना देता है। उनके अनुसार जो भी पर्टिकुलर फीस तय की जाती है, वो फीस देने के बाद रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से बाहर निकलकर किसी दूसरे स्थान पर भी ले सकता है, लेकिन अपना पूरा ऑफिस ले जाता है और जो जो उसको रिक्वायरमेंट है, फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, फ़ोटो की ज़रूरत है या और जो सिग्नेचर की ज़रूरत, वो सब कुछ करवा के लाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा
कि इस तरह की डीलें जो व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, वो व्यक्ति अंतिम समय पर अपनी वसीयत करना चाहता है, तो फिर वो रजिस्ट्रार को आग्रह करता है कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता आपके यहाँ, तो फिर रजिस्ट्रार अपनी फ़ीस लेने के बाद उसके घर पर जाकर वो ट्रांसफ़र या वो जो वसीयत है उसको साइन कर देता है या ट्रांसफ़र डीड साइन करवा लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी की पूरी डील में जो कुछ हुआ, उस डील में क्या कुछ संभावनाएं हैं कि इसमें गलत हो जाए। मार्केट प्राइस वर्सेस, जो सवाल है वो मार्केट प्राइस वर्सेस जो वहाँ सर्किल रेट है। अब आप मुझे बताइए, देश में, हमारे देश में रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टैंप एक्ट का अपना नियम है। स्टैंप एक्ट ये कहता है कि जो स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी वो स्टैंप ड्यूटी जो सेल प्राइस है उस सेल प्राइस पर, और अगर सेल प्राइस सर्किल प्राइस से नीचे है तो फिर सर्किल प्राइस, सर्किल रेट के हिसाब से उसका स्टैंप लिखा जाएगा। यानी कि व्यवस्था ये की गई है कि जो सर्किल रेट है उतना स्टैंप आपको देना ही पड़ेगा। अगर सर्किल रेट से ऊपर परचेज करते हो, जिसको मार्केट रेट कहते हैं, तो सर्किल रेट से ऊपर के रेट में अगर परचेज करते हो मार्केट रेट से, तो वो मार्केट रेट का स्टैंप आपको देना पड़ेगा। इसलिए वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने की प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अगर हमने कभी भी डील की होगी तो हम सबको मालूम होगा कि ये व्यवस्था क्या चलती है। हालांकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मार्केट जो सर्किल रेट होता है, सर्किल रेट से कम दिखाते हैं नंबर 1 और नंबर 2। हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या है कि वो कहते हैं कि 20% नंबर 1 में लेंगे, 80% नंबर 2 में लेंगे। नंबर 2 से मतलब हम उसकी डील नहीं दिखाएंगे। परचेजर का क्या लाभ होता है, उसका स्टैंप ड्यूटी बच जाती है। अगर कोई 2 लाख रुपए सर्किल रेट की प्रॉपर्टी है और वो 20 लाख रुपए में बेची जाती है, तो फिर वो क्या करता है, 2 लाख से भी नीचे 1.5 लाख रुपए की सेल दिखाता है और 1.5 लाख के स्टैंप उसको 2 लाख के स्टैंप देने पड़ेंगे। नहीं तो अगर 20 लाख की दिखाएगा तो 20 लाख के स्टैंप देने पड़ेंगे और नंबर 1 का पैसा, चूंकि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पैसा नंबर 1 का पैसा है और वो बाकायदा एक बड़े बैंक अकाउंट में है, उसमें जो पैसा कलेक्शन देश भर में लोगों ने सहयोग किया, इसको संजय सिंह चंदा कहते हैं, उनको शायद पता नहीं है, चंदा भिखारियों को दिया जाता है। ये लोगों ने समर्पण किया है अपने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण करने के लिए, ये समर्पण राशि है। तो ये जो वो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, चंदा, ये बड़ा घिनौना शब्द है और उनको इस पर मंथन करना चाहिए कि उनको क्या भारतीय परंपराओं के बारे में ज्ञान भी है, या वो सिर्फ ये चंदा इकट्ठा किया ऐसा अपने वंशजों, पूर्वजों और पार्टी के हिसाब से करते हैं, जो उनकी पार्टी चंदा इकट्ठा करते घूमती, कभी दुबई में और कभी कहीं और अरविंद केजरीवाल दुनिया भर में बैठ के करते घूमते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जो लोगों ने समर्पण किया है उस समर्पण में लोग सामने आए हैं। अब सवाल शिवसेना ने पूछ दिया पूज्य सरसंघ चालक से और कहा कि सरसंघ चालक, मैं ये समझ नहीं पाया कि सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का, पूज्य मोहन भागवत जी का उसमें क्या रोल है, उनसे प्रश्न किस बात का पूछना। हाँ ये है आम आदमी पार्टी तो अभी प्रश्न जो बाइडेन से भी पूछ सकती है, शिवसेना भी आजकल संजय राउत तो जो बाइडेन से पूछ सकते हैं, और सबसे ऊपर तो अल्लाह से या भगवान से पूछना चाहिए। उनको तो अल्लाह से प्रश्न कर देना चाहिए, भैया अल्लाह तुम्हारे होते हुए ये कैसे सब गड़बड़ हो रहा है। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह वो तो आजकल भगवान को, भगवान के मंदिर या भगवान के सीधे संपर्क में है। तो मोहन जी से प्रश्न पर मैं समझ नहीं पाया किस लिए पूछा जा रहा है। दूसरा, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है तो सेपरेट लीगल एंटिटी खुद में एक लीगल पर्सन होता है। अगर कोई प्रश्न खड़ा होगा तो वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से प्रश्न होना चाहिए, ना ही बनाने वाली संस्था से, ना ही बनने वाली संस्था से, ना ही किसी और से प्रश्न किया जा सकता है। तो जो भी प्रश्न बनते हैं वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से बनते हैं। प्रधानमंत्री से प्रश्न करना, दिग्विजय सिंह ने कुछ कह डाला कि भाई इस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, और जो बहुत पहले कुछ लोगों की ट्रस्ट वहां बनी हुई थी पहले से, उसको एक्टिव कर दीजिए। दिग्विजय सिंह को शायद पता नहीं है कि ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी है, इसलिए इसको भंग कर देना या पुरानी वाली को एक्टिव कर देना ये पार्लियामेंट के हाथ में भी नहीं है।
अब ट्रस्ट बन चुकी है, वो लीगल पर्सनालिटी बन चुकी है। अब उसमें अंदर अगर कोई करप्शन होता है तो करप्शन को देखा जा सकता है, पुराने वालों को उनको एक्टिव कर दीजिए, इनको एक्टिव कर दीजिए। वो सिर्फ लड़ाने वाली बात है कि कुछ लोगों के नाम ले लो तो शायद वो इनके खिलाफ और खड़े हो जाएं। लेकिन पूज्य संत इसमें इतने इन्वॉल्व हैं और पूज्य संत इसमें उनके ही देखरेख में हो रहा है, उनकी काउंसिल है, वो बैठक करते हैं, तय करते हैं। तो ये वैसा ही प्रश्न हो गया जैसा सोनिया गांधी कभी या राहुल गांधी कभी भगवा आतंकवाद कहते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर फिर से शुरू हो रहा है कि आप तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में करप्शन ढूंढकर या बताकर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवा पहने हुए लोग जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं या इसमें जो मेंबरान हैं वो लोग करप्ट लोग हैं। और भारत के हिंदुइज्म का तो कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ ट्रस्ट बना है, वहाँ करप्शन होगा, जैसा वो स्वयं करते रहे हैं। सरकार बनी तो करप्शन चालू। अब उनको लगा कि 3300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, इतनी बड़ी राशि, करप्शन तो होगा ही, इसलिए क्यों ना इसमें कुछ घी भी डाला जाए। मुझे लगता है कि पहले तो मुलायम सिंह के बेटे को जवाब देना पड़ेगा, अखिलेश यादव को, कि उनके पिता के द्वारा जिन राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं, उनके लाख विरोध के बावजूद अब जो मंदिर बन रहा है उस पर क्या उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने का अधिकार भी है? पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि संजय सिंह को बताना पड़ेगा कि उन्होंने मंदिरों के लिए कितना किया। वो वहाँ पर मौलाओं को, मौलवियों को तो सैलरी बांट रहे दिल्ली में, और केंद्र सरकार से बार बार कहते हैं हमने योजनाएं शुरू करी, हमें पैसा दो। तो वहाँ तो वो रेवड़ी बांटते हैं, सैलरियाँ देते हैं, पेंशनें देते हैं मौलवियों को, मस्जिद के कस्टोडियंस को। क्या कुछ मंदिरों के कस्टोडियंस को भी उन्होंने कुछ दिया है सरकार के नाते? तो वो पहले उसका जवाब उनको देना चाहिए। क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो लोग अंकुर शर्मा हत्याकांड में शामिल थे, जो शाहीन बाग में शामिल थे, या जो वहाँ पर घटनाएं हुई उनमें शामिल थे, उन पर कुछ कार्रवाई की है? बताना चाहिए। हाँ, लीगल की बात तो वो नहीं जान सकते। लीगल की बात इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि उनके लीगल का मतलब सोमनाथ भारती जेल में हैं, अभी छूट आए हैं शायद, और एक उनके लीगल व्यक्ति थे, उनकी डिग्री ही लॉ की फर्जी थी। आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर का उनका क्या हुआ कि उनकी लॉ की डिग्री फर्जी थी। और एक लॉ उनके मिनिस्टर थे, वो कहीं राशन कार्ड बना रहे थे रेप करके, वो भी जेल में हैं। उनके ऊपर क्या कोई स्टेटमेंट देंगे? क्या वो ज़्यादा अधिक खतरनाक कृत्य नहीं थे? संजय सिंह को ये जवाब देने पड़ेंगे। और दिग्विजय सिंह, आपका तो कहना क्या, आप पहले भगवा आतंकवाद क्लियर कर लीजिए कि भगवा आतंकवाद था कि नहीं था, और अब आप मंदिर आतंकवाद बता रहे हो, ये भी, इस पर भी आपको निर्णय करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला है, इस मसले में इन लोगों ने जिस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास किया है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में बाधा पहुंचाना। और अगर कोई बात है वाकई में इनको लगता है कि डील गड़बड़ है तो फिर कोर्ट में केस हो सकता है, हाई कोर्ट में केस हो सकता है। लेकिन मंशा चूंकि गलत है इसलिए इनको कुछ करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ माहौल ख़राब करना है। ये माहौल ख़राब करने की बात है। हाँ, जहाँ तक ये प्रश्न आता है तो रजिस्ट्रार अगर चाहें, और रजिस्ट्रार के साथ जो स्टैम्प ड्यूटी अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो अगर चाहें तो इस पर इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेवारी थी कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं हुआ है, ये वो पता करे, ये उसकी जिम्मेवारी थी। इसलिए सबसे पहला प्रश्न अगर किसी पर खड़ा होगा तो वो रजिस्ट्रार के ऊपर खड़ा होगा। सबसे पहला प्रश्न खड़ा होगा तो जो स्टैम्प ड्यूटी का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर रहता है उसके ऊपर खड़ा होगा, और उनको इन्वेस्टिगेशन करनी ही चाहिए कि अगर कोई करप्शन हुआ है तो वो अपनी रिपोर्ट लगाएं। और वो करप्शन मतलब डील होने से पहले ये सब कुछ चेक करना रजिस्ट्रार का काम है। उसने, रजिस्ट्रार ने चेक किया होगा। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि रजिस्ट्रार ने सब कुछ वाकई में पता किया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा, दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बनती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खास बात यह है कि वैल्यू ऑफ द आर्टिकल या प्रॉपर्टी इज इररेलेवेंट बट द कंसिडरेशन इज रेलिवेंट। कंसिडरेशन मतलब कि बिना प्रतिफल के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कितना प्रतिफल है, कम या ज़्यादा, उससे एग्रीमेंट के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये पहले उनका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, कितने का था, लीगली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पुराने कॉन्ट्रैक्टों को उन्होंने अपने कैसे निपटाया है वो जाने। हाँ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ था अगर उसको लगता है कि मेरे साथ चीट हुआ है तो वो इसमें
प्रीएम्पशन का केस डाल सकता है। प्रीएम्पशन का केस ऐसा होता है कि पहला मेरा खरीदने का अधिकार था और इन्होंने गलत तरीके से दूसरे को ट्रांसफर कर दी है, तो ये प्रॉपर्टी की सेल रोकी जाए और प्रॉपर्टी मुझे फिर से ट्रांसफर की जाए। और अगर पार्ट पेमेंट हो गया था तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पार्ट पेमेंट की व्यवस्था है और ये कहा गया है कि ये जो पार्ट पेमेंट है, इस पार्ट पेमेंट को के आधार पर हमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए। ये सब कुछ आपको आप लोग खुद समझदार हैं, आपको सबको समझना होगा ये पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से खेलने का प्रयास कर रही हैं। और जो लोग भी लैंड डीलों में या प्रॉपर्टी के सेल परचेज में इन्वॉल्व रहे होंगे, उनको सब मालूम होगा कि ये कैसे चलता है। थैंक यू वेरी मच।